हाँ बच्चों, क्या कर रहे थे हम? हम्म। उसी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जो इसके कांटेक्ट में भी है और एयर के कांटेक्ट में भी है। मतलब तो बेसिक यही है ना कि जहाँ पर एडिसिव फोर्स और रेसिस्टेंस जागी तो वापस सरफेस टेंशन तो जो ये वाली सरफेस टेंशन की हम बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ लिक्विड के कारण है ना। ये है जो लिक्विड की एयर के साथ है। तब जो लिक्विड और एयर वाली एडिसिव को ऐसे फोर्सेस हैं, उनके कारण जो फोर्स आ रही है उसको सरफेस टेंशन हम कह रहे हैं। स्पेसिफाई कर दिया कौन सी एडिसिव सरफेस टेंशन तो मतलब लिक्विड एयर वाली प्रॉपर्टी के कारण नहीं आ रही, उसमें और कोई नहीं इन्वॉल्व। हाँ बच्चों, इसमें कौन सा पार्ट था? ई बताओ बच्चों। सी 11th क्वेश्चन आपको तो ये पूछा है फोर्स बेस। फोर्स बेस का क्या मतलब है? कि उल्टा कर दो कि फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन बेस। ठीक है, लिक्विड जो है वो बेस के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा? सिंपल ऐसे सोचो, आप इस सिस्टम का एफबीटी बना दो। लिक्विड प्लस मास वाले सिस्टम का एफबीटी बना दो। इसको रेस्ट पे कौन रख रहा है? जो बेस से फोर्स लग रही है, तो वो कितनी है? एम प्लस एम जी। वो तो तीनों केसेस में यही है ना। आई बात समझ? नहीं, क्यों लगेगी? मतलब वो तो इंटरनल होगी ना, जो वाटर और बॉल की फोर्स है। तो सिस्टम की होगी। क्लियर बच्चों? आगे। Steam question let of this at bottom of a container. Okay. तो आपको बच्चों फर्स्ट इंफॉर्मेशन से ये पता चल गया कि उस वुडन ब्लॉक की क्या डेंसिटी। सेकंड केस में आपको कहा है कि आप बॉटम पे ले गए, उसका टाइम बता। रोवी जी फोर्स ऊपर को लगेगी, एम जी फोर्स नीचे को लगेगी। तो ऑब्वियसली रोवी जी वाली फोर्स जो है वो बड़ी आएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी आपके पास। तो बस फिर आपको तो सिंपल सेकंड इक्वेशन लगानी। किसका? वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जब आप एफ इक्वल टू एम में लगाओगे वो कट जाएगा। ठीक है, आगे। नाइनटीन क्वेश्चन। ये कॉइन ब्लॉक से वुडन ब्लॉक को क्या होगा? वो तो ऊपर को जाएगा। ये फिगर का सा मिसप्रिंट है। एल बेसिकली कौन सी लेंथ है? तो एल को क्या होगा? कम हो जाएगा एल। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट एच? एच भी कम होगा, क्यों? जब ये वुडन ब्लॉक ऊपर गया तो वाटर उस जगह को कवर अप करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वाटर की हाइट को कम हो जाएगा। हाँ, कॉइन पानी के अंदर गिर गया। तो नो डाउट कॉइन के कारण थोड़ा बढ़ना था, बट वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम
ज्यादा है कंपेयर टू कॉइन। क्लियर बच्चों? आगे F8। हम्म। तो एक केस में हम ऐसा कुछ करने की तो ब्लॉक क्या है कॉइन पर कम है क्योंकि वॉल्यूम उसकी डेंसिटी कम है तो उसका अभी देखेंगे। ये ना बच्चों हम अलग से करेंगे कुछ केसेस, जिससे हम कई सारे केस बना के देखेंगे कहाँ लेवल कम होता है कहाँ ज्यादा होता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में एनएलएम का कंसेप्ट यूज होना था। जो फोर्स होती है ऐसे लिक्विड से, लिक्विड मूविंग विद वेलोसिटी v, उसकी फोर्स क्या होती है? रो है v स्क्वायर। तो वो वाला कंसेप्ट था। और v किसके प्रोपोर्शनल है? h। तो दोनों तरफ से फोर्स जो है रो ए v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर हो जाएगी स्क्वायर। तो जब h सिर्फ ये h ही बचेगा तो किसके प्रोपोर्शनल आएगा बताओ? h के ही आ जाए क्योंकि v स्क्वायर है तो v स्क्वायर पे h के प्रोपोर्शनल है। क्लियर? आगे 6 नहीं 6 हमने से ऊपर यहाँ पे। हाँ मैंने वही समझाया था आपको। वैसे क्या आप लगा सकते हो p0 प्लस रो जी एच? नहीं लगा सकते। क्यों? मूविंग फ्लूइड है। तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट, तो बीच वाला पॉइंट है उसको 2 ले लो, और जो जहाँ से लिक्विड निकल रहा है उसको 3 ले लो मान लो। तो आपको तो एक बार 1 और 2 के बीच में लगानी है और एक बार 2 और 3 के बीच में लगानी है। ठीक है? तो बाई चांस ऐसा हो रहा है इस केस में कि जब आप 1 और 2 के बीच में बर्नौली लगाते हो तो रिलेशन यही निकल के आ जाएगा कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। ठीक है? बट प्लीज डू नॉट इन्फर इट एज कि भाई हाँ हमने प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा दिया। आप तो ये सोचो बर्नौली लगाई थी उससे आगे। और वो क्यों आया? क्योंकि v सेम था। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे v सेम आता है तो कट जाएगी ना टर्म, v स्क्वायर वाली टर्म। v सेम क्यों आया? एरिया सेम है। नहीं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का एरिया सेम है तो आप यहाँ का a1 v1 इक्वल टू यहाँ का a2 v2 करोगे। वो एरिया नेग्लिजिबल है, मतलब वो स्मॉल होल है ना, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में स्मॉल होल। स्मॉल होल हाँ। तो इसलिए हाँ, वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो कैसे लगती कंटिन्यूटी इक्वेशन कि सबसे ऊपर वाले का a इंटू वी इज इक्वल टू होल का a इंटू वी प्लस बेस का a इंटू वी। बट होल स्मॉल है तो उसको इग्नोर कर दिया तो इसलिए जो वेलोसिटीज हैं वो सेम आ गई। टॉप मोस्ट पॉइंट और आप उन दोनों में, चलो ठीक है हाँ। नहीं वो तो रिलेटिव है ना। सी यहाँ पे आपकी 3 टर्म्स आ रही थी तो आपने एक के कंपैरिजन में दूसरे को इग्नोर कर दिया। जब आप टॉप मोस्ट और इसमें लगाओगे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या क्लियर? आगे ये इसका आंसर जो 8 का कर लिया था ठीक।
ये जो सॉल्व करके दिखाता हूँ इसमें ना गलती हो जाती है कई बार। ये 4 मीटर हाइट तक है। क्या चीज? ये वाली जो है, हाँ वो उसको अज्यूम कर लो कि बराबर ही है। तो आप अच्छा point ले आप। बच्चों का आपको कह दिया डेप्थ ऑफ, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन दे दी ना। इससे क्या हुआ, आप इस पार्ट में मान सकते हो कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जीरो ही, मतलब नियरली ये वाला लिक्विड इज एट रेस्ट। तो इससे क्या पता चल गया आपको, प्रेशर सीधा इसके बेस पे लिख सकते हो। इसके बेस से प्रेशर आप सीधा P प्लस रो लगा सकते हो। आपने अब हम लेते हैं एक पॉइंट, एक ये पॉइंट वेलोसिटी टू, एक टर्म जो मुझे यहाँ पे आ रही है को नहीं पता, ये गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का क्या मीनिंग होता है मतलब, ठीक है, गेज प्रेशर माइनस पी नॉट, ठीक है जी। मतलब प्रैक्टिकली जो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ प्रेशर कितना हो गया, 4 ATM हो गया ना। तो पॉइंट 1 का प्रेशर क्या हो गया, जो भी ऊपर का प्रेशर था P प्लस रो GH। तो आपके पास अब पॉइंट 1 का प्रेशर आ गया। पॉइंट 2 का प्रेशर क्या है, P नॉट ही है। आई बात समझ? ये थी, नहीं नहीं, लग रहा है, मैंने ये नहीं कहा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि गेज प्रेशर का मीनिंग ये होता है कि P नॉट माइनस करके जो प्रेशर है आपको वो बता दिया। इसीलिए तो, क्योंकि लग रहा है इसलिए तो ऐड करके बता रहा हूँ मैं। क्या ये बात समझ आई बच्चों? तो अब आपको पॉइंट 1 का प्रेशर पता है, 2 का पता है, दोनों पॉइंट्स पे एरियाज पता है। तो बिल्कुल जैसे वो जो वेंचुरी मीटर था वो वाला केस बन गया। सॉल्व करोगे तो आपका ये डिस्चार्ज रेट निकल आएगा। लेट ऑल। अब एक क्वेश्चन कैसे होगा, जो पॉइंट यहाँ पे ले लो, क्यों अब बच्चों बर्नौली सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सब सेम है, तो मतलब स्पीड सेम, तो उससे क्या आ जाएगा, और का प्रेशर सेम आ जाएगा, तो भी सेम है। आ गया, जो प्रेशर होगा ऊपर के हिसाब से क्या बन जाएगा, P नॉट प्लस रो GH। नहीं, यहाँ पे में आ ही जाएगा, उन्होंने दिया नहीं हुआ,
बट वो अपने आप इस रीजन में आ नहीं, मैं कह रहा हूँ भी याद करो, फिर भी हमने इसको रेस्ट, तो कोई फर्क नहीं इसमें। तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, क्या होगा बच्चों कि ये जो ओपन एंड है इसमें शुरू में तो लिक्विड ऑफ कोर्स जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये ट्यूब खाली थी, बट जब एक इक्विलिब्रियम लेंथ बन जाएगी उस, अब तो यहाँ प्रेशर इक्वेट हो गए ना, तो उसके बाद इस रीजन में लिक्विड मूव नहीं करेगा, वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। इसलिए मतलब हम यहाँ लगा पा रहे हैं। यहाँ तो रेस्ट पे ही लिक्विड, तो उसका कोई रोल नहीं है। ये बच्चों समझ आ गए? पता नहीं चल रहा बट ये हाइट बच्चों ज्यादा आ रही है इस लेवल के हिसाब से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ सकती। ठीक है बच्चों, आगे। फर्क हमने यहाँ पे, तो बस यहाँ पे 3 वाली टर्म खत्म हो गई, ये term। आपने कोई कंप्रेस वाली हुई है, कुछ भी किया हुआ है जैसे कर, फिर वो हवा नॉर्मल एटमॉस्फेयर आ गई। क्लियर? आगे बच्चों। बिल्कुल वैसे ही करना है बच्चों जैसा पिछला समझाया था मैंने, 6। ये तो 12th तो ऊपर वाले में वैल्यू डालनी है। डन बच्चों, जीरो एक ही क्वेश्चन। पीएच बाई 8 आ रहा है। हाँ वो तो 14 से दिख जाएगा ना सीधा। 14 में क्या आंसर है? तो पीएच बाई 8 बन जाएगा फिर तो, है ना? उन्होंने दिया सी, पीएच बाई 4 तो 0 ही बन गया। हाँ ये सीधे क्लियर बच्चों? जी तो एक ही क्वेश्चन है इसमें, तो बस आपने वही देखना है कि हाइट क्या हुई, √2g अच्छी लग रहा है।
ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है सरफेस एनर्जी. सो हमने बच्चों लास्ट टाइम ये समझ लिया कि सरफेस टेंशन से हो क्या ना. तो सिचुएशन में अगर लिक्विड कुछ अमाउंट से स्ट्रेच हुआ होगा तो डेफिनेटली किसी वर्क किया होगा स्ट्रेच का. एग्जांपल ले लो, छोटा डांस. सो यू हैव टू ब्लो एयर, मतलब यू हैव टू डू सम वर्क, तभी वो बलून की सरफेस स्ट्रेच हो रही है. सेम गोज विद लिक्विड कि somebody मस्ट बी डूइंग वर्क जिससे कि वो लिक्विड की सरफेस स्ट्रेच हो. ये लिक्विड की सर के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है. और जिस फॉर्म में ये स्टोर होता है उसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी. ठीक है, बेसिकली ये वर्क कौन क्यों हो रहा है? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट ही वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट हमने जो भी वर्क किया जिस वर्क एनर्जी का. ठीक है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज सेइंग हम कहते हैं कि एक ब्लॉक को मैंने ऊपर उठाया तो मैं उसकी mg फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ. तो एनर्जी हम के अगेंस्ट स्टोर होगा उसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी. ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन लिखो. एक्सक्यूज मी सर. यस, सर आपकी वॉइस कट रही है बीच बीच में. ईशा आपके पास भी ब्रेक हो रही है वॉइस कि नहीं? यस सर, हो रही है. बस वही बाय एक सोप पिल ले ली. फर्क सिर्फ इतना है पिछले केस से कि अब हमने इसको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है.
तो सरफेस है के हिसाब हमें surface के लिए वर्टिकल है, फिर हमें फोर्स ही पड़ेगी राइट को, ठीक है। हमें ये पता है कि जो ये फोर्स लगानी पड़ेगी वो कितनी आनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2SL फोर्स लग, मान लो हमने उसको x अमाउंट से खींच दिया, ठीक है। तो जो नई पोजीशन बन गई उसकी, वो रेड शेड की वाला, ये बेसिकली जो नया सरफेस एरिया बन गया, मतलब जो नया क्रिएट हुआ। ब्लू तो पहले से ही था, रेड इज जो नया बना। क्लियर? तो भाई सीधी बात है, जितना मैंने वर्क किया वो इसमें जाना चाहिए बाय डेफिनेशन। तो ये वर्क कितना हुआ है? 2SL into x। इक्वल टू ऐसा कि कुछ ना कुछ तो पहले से भी है ही एरिया, ऐसे थोड़ी है कि पहले एरिया 0 है। तो हम तो ये बता रहे हैं कि जो सिचुएशन हमें गिवन थी उसके कितना नहीं, हम से जाके छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, ये तो हमने बस एक जगह रोक दिया। तो ये बच्चों SL into x बन जाएगा, which can be written as S into 2LX. Now think carefully, what is this 2LX? टू इंटू नया एरिया, ध्यान से सोचो। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, दिस इज सिंपली द टोटल एरिया जो नया बना, जो एयर के कांटेक्ट में है, क्योंकि LX एक तरफ से आया है और वही LX दूसरी साइड से भी आया। तो हम इसको सीधा ऐसे ही याद रखेंगे कि दिस इज टोटल एरिया जो नया, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला है वो ऐसे बोलना देंगे हम कि डेल्टा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस जी is equal to S into where what is delta A, total change in area in contact with air. एक्सक्यूज मी सर, सर वॉइस बहुत लैग हो रही है। मुझे बात समझ आई ध्यान से कि इन सरफेस एनर्जी के फॉर्मूला में आपने जो एरिया लेना है वो कौन सा लेना है, टोटल एरिया जो एयर के कांटेक्ट में है। तो बहुत ध्यान से देखना है कि एयर के कांटेक्ट में कितना एरिया बढ़ रहा है, और ये डेल्टा क्यों आया, ये समझ आया क्यों? पहले से अब में जो चेंज है,
हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये जो ब्लू बना हुआ है इसका एरिया क्या था। हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो भी हमें सिचुएशन गिवन थी उसके बाद जो हमने चेंज किया तो कितना चेंज आया सरफेस एनर्जी। जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी में भी हमेशा यही कहते हैं ना कि वी कैन ऑलवेज फाइंड डेल्टा यू, वी नेवर फाइंड यू अलोन। क्लियर? ओके, एक एग्जांपल ट्राई करो। मंजोत अब ठीक आ रही है आवाज? Yes, sir. अच्छा, एडवांस वाले टेस्ट में फिजिक्स में तो कोई करेक्शन नहीं थी ना? वहाँ पार्शियल के अलावा तो और वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मेंस में एक थी, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ। कौन सा? क्योंकि यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। नेगेटिव कब आता है? वो तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आता है ना। मैं लिख सकता था बट फिर मुझे लिखना पड़ता नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स। इसमें क्यों रफ स्पेस देते हैं? इसका क्या फायदा है ना? पेपर वेस्ट। एट्थ की बी ऑप्शन, ये तो आपका उसका एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन व्हिच 8th 9th की भी a is 4 minus 2x, select the correct alternates. सी ऑसिलेट्स का मीनिंग क्या है कि अगर कुछ ऐसा आ रहा है कि मतलब वो x इक्वल टू 2 से कुछ आगे जाता है, फिर मान लो किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो क्या मतलब हुआ कि वो डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब आपको कैसे सॉल्व करना था? आप ये निकाल दो कि किन पॉइंट्स पे वेलोसिटी 0 आ रही है। लेटर से जो वेलोसिटी 0 आती है वो आपकी 1.2 से पहले वाला आ गया और 1.2 के बाद वाला आ गया, तो उसका क्या मतलब हुआ? वो ऐसे मोशन ही कर रहा होगा ना, बार बार डायरेक्शन चेंज। हाँ, तो इस तरह से वो मीन पोजीशन बन गई। ये तो मंडी का था ना जब कुछ गलत कह रहे हो। फाइव से -2 पे गया। हाँ, अगर पहले 5 पे था तो हाँ, तो एक ही बार हुई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर तो पहले पॉजिटिव थी फिर तो 2 बार हो गई। x इक्वल टू 5 पे उसकी वेलोसिटी अगर राइट को थी तो फिर तो 2 बार हुई ना।
हाँ भाई लिख लिया, क्या आंसर है इसका? 6 गलत है। ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो हैं? जब हम ड्राइव करने लगे उस टाइम पे फॉर्मूला पूछ रहे हो तो सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है। हाँ जी, क्या आएगा? 24 आएगा। सोप बबल, सोप बबल के अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर होती है। डिफरेंस समझ रहे हो? लिक्विड ड्रॉप नहीं लिखा, सोप बबल, उसके तो अंदर भी हवा होती है। सिक्स कैसे आया था? πr² लगा के? आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया भाई? यस सर। मनजोत क्या आंसर है? आप लोग बताओ। यहाँ कितनी सरफेसेस हैं एयर के कांटेक्ट में? 1। ये ड्रॉप है, ड्रॉप में अंदर तो सारा पानी भरा होता है, सिर्फ बाहर से आएगी। तो क्या आएगा आंसर? सर 24 वाला आ रहा है। 4 आएगा। चेक करो, आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्या गलती है?
राइट, पहले नए ड्रॉप्स का रेडियस निकाल लिया, फिर हमने टोटल सरफेस एनर्जी निकाल ली। अगली क्लास में लेके आओ फिर ये जो भी है, ठीक है। कल 2 कर लेते हैं। और हाँ बच्चों, समझ आ गया सबको? बड़े आगे। मैं एक बार सिचुएशन समझाता हूँ बच्चों आपको। ये सोप फिल्म है, सोप फिल्म के ऊपर हमने एक ऐसे धागा रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने इसको अंदर से प्रिक कर दिया, धागे के अंदर से, ठीक है। और फिर पूछा है कि प्रिक करने के बाद धागे के अंदर क्या टेंशन होगी। चलो फिगर बना लिया सबने। एक सोप फिल्म है, उसके ऊपर आपने एक थ्रेड का लूप रख दिया, जो कि मतलब वैसे क्लोज लूप है, ठीक है। अब आपने लूप के अंदर से उसको प्रिक कर दिया। सबसे पहले तो हम ये सोचें, जब हम लूप के अंदर से सोप फिल्म को प्रिक कर देंगे तो होगा क्या? जो उसके बाहर वाली फिल्म है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी, हर तरफ से वो लूप को अपनी तरफ खींच रही होगी। तो लूप कैसी शेप ले लेगा? सर्कल। तो वो एक सर्कुलर लूप बन जाएगा। उस सर्कुलर लूप के अंदर आपको टेंशन ढूंढनी है। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। आप ना, जो सर्कुलर लूप बन गया, उसका एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट ले लो, मतलब डी थीटा लेंथ का, एंगल का। तो उसका आर्क की लेंथ क्या बन गई? आर डी थीटा, ठीक है। कोई मतलब कैलकुलस नहीं लग रहा, कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी सी लेंथ लेनी है, आर डी थीटा। उसके एफबीडी बनाओ, उससे आंसर आएगा। मतलब यहाँ डी थीटा की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि एंगल छोटा है, और कोई मतलब कैलकुलस रिलेटेड कुछ नहीं।
जो ये देखो फिगर, अगर ये डी थीटा लेंथ का मैं बनाता हूँ आर्क, उसको कट कर दिया दोनों तरफ से, तो उस पे दोनों तरफ से टेंशन इस तरह लग रही होगी। इस पे मुझे जो सरफेस टेंशन की फोर्स है, अच्छा एक ये बताओ कि अगर नीचे वाला एंगल डी थीटा है बच्चों, तो ये एंगल कितना? D जो theta. ग्रीन से शो ना, ध्यान से देखो। Sorry, sir. D theta by 2. देखो ध्यान से बच्चों, क्या एंगल है? तो ये सबसे नीचे वाला एंगल, अगर मैं वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड कर दूं, तो क्या बचा? आधा एंगल डी थीटा बाय 2। तो ऊपर उसके दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है? ये वर्टिकल डॉटेड लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, तो नीचे वाला आधा एंगल क्या है? डी थीटा बाय 2। अब हम ऊपर जो दो लाइंस ले रहे हैं, वो नीचे वाले दो लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस ही है दोनों, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? डी थीटा बाय 2 ही होगा। आया समझ? नहीं तो ऐसे निकाल लो। ये अगर ये एंगल कितना है यहाँ पे? 90। ये डी थीटा बाय 2 है, तो ये कितना है? 90 माइनस डी थीटा बाय 2। तो फिर ये कितना हुआ? डी थीटा बाय 2, राइट? तो ये एंगल हमारे जो ग्रीन वाले हैं, ये बन गया डी थीटा बाय 2। अब बच्चों ये जो लूप है, इस पे सरफेस टेंशन फोर्स लग रही होगी किधर को? क्या डायरेक्शन होती है उसकी? परपेंडिकुलर टू लेंथ, पैरेलल टू सरफेस। तो वो किधर को आएगी? लाइक दिस, ऐसे। नीचे भी आएगी? नहीं, जो ये थोड़ा सा पार्ट बनाया है, इस पे तो कोई, इससे तो कोई कांटेक्ट में ही नहीं ना लिक्विड, वो तो खत्म ही हो गया अंदर वाला लिक्विड तो।
या प्रिक कर दिया। प्रिक करने का मतलब ये हुआ ना कि लिक्विड सिर्फ एक तरफ रह गया। छोटी सी हो गया वो चीज़। सोप फिल में जब प्रिक करते हो क्या होता है? तो ये जो बच्चों सरफेस टेंशन फोर्स है ये कितनी हो गई? एस इंटू, इसको कौन बैलेंस करेगा? कौन सा कंपोनेंट? टेंशन का कौन सा कंपोनेंट बचा? वर्टिकल कंपोनेंट ना। So we get 2t sin d theta by 2 is equal to s into r into d theta। मैं सरफेस टेंशन फोर्स को सीधा ही कैसे लिख पा रहा हूँ? बहुत छोटी सी लेंथ है तो साइन ऑफ स्मॉल एंगल is nearly same angle। टेंशन क्या बन गई? s into r। यस लगेगा, दो सरफेसेस हैं। समझ आया बच्चों? ये ना बच्चों स्टैंडर्ड टेक्निक है, ये फर्स्ट टाइम में नहीं कर सकते थे क्योंकि माइंड में नहीं आ सकता ऐसे। ये स्टैंडर्ड टेक्निक है जब भी हमने किसी सर्कुलर वायर में टेंशन निकालनी है, ठीक है? 4-5 जगह हम यूज करते हैं बट टेक्निक ये है। हाँ उससे भी कर सकते हैं प्रोजेक्शन लेके। जो इसका दूसरा मेथड बनता है, ये मेथड है विदाउट कैलकुलस वाला, ये सबने नोट कर लिया। जो इसका दूसरा मेथड बनता है बच्चों वो ये है कि आप, जैसे मैंने वही स्फीयर वाला क्वेश्चन कराया था, आप आधा पोर्शन ले लो, सेमी सर्कल ले लो ऐसे। तो आप याद करो वहां भी बिल्कुल सेम फिगर था ऐसे। तो इधर प्रोजेक्शन लगा दो। तो एक सेमी सर्कल की प्रोजेक्टेड लेंथ क्या बनेगी? 2r ही बचेगी ना।
तो जो स्टिल ऊपर वाला मेथड इज बेटर, क्यों? एक्चुअली आपने प्रोजेक्टेड लेंथ तो हम लगा तो दिया, बट स्टिल हमें ये पता नहीं है कहाँ लग सकता है कहाँ नहीं लग सकता, है ना? उसका चक्कर नहीं है, चक्कर इसका है कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है। अगर कहीं बाई चांस ये फोर्स वेरिएबल होती फिर ना लगता। बच्चों आ गया समझ? ठीक है, ये कई चैप्टर्स में यूज होगा बच्चों कंसेप्ट, ठीक है, ये मतलब एक कंसेप्ट है बिल्कुल। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों एक्सेस प्रेशर। ओके, वाला एग्जांपल लेते हैं, बलून वाला। जैसे बच्चों हमें पता है कि जो बलून की सरफेस है वो कंप्रेस होना चाहती है हर टाइम। इमेजिन करो एक बलून के अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है, तो मतलब वो हवा ने एक तरह से ये इंश्योर किया हुआ है कि उस बलून की सरफेस को खींच के रखा हो। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द बलून? क्या वो बाहर वाली एयर के इक्वल होगा, उससे कम होगा, या उससे ज्यादा होगा? क्या उससे ज्यादा होना जरूरी है? सोच लो एक बार लॉजिकली। अगर उससे ज्यादा है तभी तो ऐसा है कि अगर आप बलून को प्रिक कर दो तो उससे हवा बाहर निकल आएगी, एयर विल गो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इजंट इट? या उल्टा सोचो, तभी तो ऐसा है कि यू हैव टू ब्लो एयर इनटू द बलून। मतलब वो हमें मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि अंदर हाई प्रेशर पे हवा डालनी है तो जोर लगेगा। अगर अगर सेम प्रेशर होना होता तो फिर तो आप बलून को ऐसी पकड़ के रखो, उसमें अपना हवा भर जानी चाहिए। क्यों नहीं भर रही? क्योंकि इट इज एट हाई प्रेशर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जैसे जब हम अपने कार या किसी व्हीकल में हवा भरवाते हैं, वहां पर भी तो यही है ना कि वो जो कंप्रेसर चल रहा होता है, जब अभी हवा डलवाओ, उस कंप्रेसर का काम क्या है? एयर को हाई प्रेशर पे क्रिएट करना, और फिर हम उसको मतलब इसके अंदर डालते हैं, टायर के अंदर। मानते हो? लॉजिक समझ आ रहा है? वो हाई प्रेशर काम क्या कर रहा है? उसको जो खिंची हुई सरफेस है उसको कंप्रेस होने से रोक रहे हैं। ये बात समझ आती है? नाउ बाय एग्जैक्टली सेम लॉजिक, जो हम कहते हैं कि लिक्विड की सरफेस भी बलून की खिंची हुई सरफेस की तरह है, तो अगर अब मैं एक सोप बबल लूं, तो सोप बबल या बलून दोनों में कोई फर्क है? सोप बबल की भी जो सरफेस है हम पढ़ चुके हैं कि वो भी खिंची हुई सरफेस है, वो भी कंप्रेस होना चाहती है। तो क्या मतलब होगा? ऐसा कैसे पॉसिबल होगा अगर जो उसके अंदर वाली एयर है वो हायर प्रेशर पे हो कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर? बिल्कुल यही चीज बनती है एक लिक्विड ड्रॉप में। लिक्विड ड्रॉप में भी बस सिर्फ ये फर्क है कि अब एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में है दो की जगह, तो वहां पर भी उस सरफेस को खींच के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अंदर वाला लिक्विड है उसको थोड़े से हायर प्रेशर पे रहना पड़ेगा कंपेयर टू आउटसाइड।
तभी वो उस सरफेस को खींच के रख रहा है। आ रही है बात समझ बच्चों? तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जो हमें एक ड्रॉप या फिर एक लिक्विड के, एक बबल के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए उसकी सरफेस को खींच के रखने के लिए, राइट? उसको हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। ऑलराइट, तो ये लिखो। आ गया समझ? ठीक है, तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये डेल्टा पी की वैल्यू क्या होती है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन डेल्टा पी, क्योंकि डेल्टा पी क्या बता रहा है कि एक्स्ट्रा कितना चाहिए, बाहर जितना भी है उसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा कितना चाहिए ताकि हमारी सरफेस ऐसे मेंटेन रहे। ऑलराइट, तो इसका बच्चों एक पर्टिकुलर तरीका है, ठीक है? जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एक सोप बबल के केस में। हमें ये तो क्लियर हो ही गया बच्चों की सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप में फर्क क्या है। एक में एक सरफेस है और एक में दो सरफेस है। तो we will try to find delta p. We will नहीं, you will try. तरीका बच्चों बिल्कुल वही क्वेश्चन जो स्फीयर वाला स्ट्रेस वाला किया था ना, आधा तोड़ो एफबीडी बनाओ, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। वहां भी तो प्रेशर ही निकाला था, याद करो, मतलब प्रेशर से स्ट्रेस निकाला था। तो डायमेंशनली गलत। वो हमारी जो
डम शराड्स वाली क्लास थी उस दिन, जसराज नहीं आया था और कौन नहीं आया था, और भी कोई था जो नहीं आया था, आप दो ही थे। चलो आपसे एक्टिंग कराएंगे एक दिन, एक एक मूवी की पेंडिंग है। तुम गलती वही कर रहे हो, एरिया का फॉर्मूला। अच्छा मैं फिर से हिंट दे रहा हूँ, आधा स्फीयर उसका एफबीडी, उसके अंदर प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स को इक्वेट कर दो। चलो एक फिगर दिखाता हूँ। ऐसे होगा, प्रेशर फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट जो भी डेल्टा पी था इनटू उसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, कितना हो गया एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, पाई आर स्क्वायर। सरफेस टेंशन फोर्स जो है वो कितनी लेंथ पे लग रही है, कितनी लेंथ पे लग रही है, ये पूरे गोल पे लग रही है ना, वो लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर। वो इंटू 2 क्यों हुआ, जो इस क्वेश्चन के लिए ही पहले आपको मैंने वो क्वेश्चन दिया था। सरफेस टेंशन किस लेंथ पे लग रही है आपने होने वाली क्यों है? क्योंकि हमने ये कट किया यहाँ से, तो इसी लेंथ पे लिक्विड इस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है ना, जैसे बबल इसके अंदर में बाहर एयर मतलब हमें बात करनी है एक्सटर्नल फोर्स की, है ना।
लग तो यहाँ भी रही होगी, बट तो इंटरनल हो गई। इसके ऊपर बाहर से सरफेस टेंशन फोर्स कितनी लग रही है? जो इसके ऊपर वाला लिक्विड है, बबल, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो वो इस पूरी लेंथ पे लगाएगा ना, जहां से हमने कट किया। एक्सटर्नल फोर्स तो वही लगती है ना जहां से हमने कट किया होता है। ऐसे सोचो, ये एक शेप है, इसके सारे के साथ लिक्विड कांटेक्ट में, जो आ गया समझ? बाय सेम लॉजिक अगर हम लिक्विड ड्रॉप की बात करते, उसका क्या बनता है आंसर? 2s/r। मानते हो? आ गया समझ? बहुत आसान है, मतलब जो ऊपर किया वही यहाँ करना है, बस सबको सिलेंडर के ऊपर कर दो। कोई फॉर्मूला नहीं आता लो सिलेंडर का पेरीमीटर?
जो सारा कुछ तो पता है, मतलब तो हाँ जी दिखा दूं। सी ऐसा फिगर होगा तो मतलब इसमें मतलब ये नीचे वाला देखो बच्चों, आप ऐसे लिखोगे ना, सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगी, एक तो 2 आ गया, सरफेस टेंशन फोर्स चारों तरफ लग रही है तो क्या हो गया S इंटू 12 और साइड्स पे भी लगेगी, वहां से क्या क्या टर्म आएगी, 2R लेफ्ट साइड से 2R राइट साइड से, लेकिन हमें दिया हुआ है कि R इज मच स्मॉलर कंपेयर टू L, तो वो वाली टर्म इग्नोर हो जाएगी, तो क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 4SL, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा डेल्टा P इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, वो क्या है 2RL, तो इस केस में भी एक्सेस प्रेशर क्या आ गया 2S स्क्वायर। ऐसे ही काटने का पोजीशन आप कह रहे हो कि इसको हम ऐसे बीच में से ऐसे काट दें, उससे कुछ अलग आएगा, मतलब ठीक है, मैं तो वैसे ही आपको बताया था ना कि इमेजिनरी कंसेप्ट ही है, मतलब मेरे को आपको सिखानी ये चीज थी कि अगर ऐसे कुछ मान लो कोई केस बन जाए तो उसमें कैसे फोर्सेस बैलेंस करोगे। मतलब जैसे आपका जब सिलेंडर है, जब आप उसको काटोगे बीच में से तो साइड से भी 2R आएगा ना, ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट दिस केस कि अलग अलग क्यों आ रहा है या कुछ है, हम तो एनीवेज शायद अलग आ रहा है इसीलिए तो ऐसा बबल बनता भी नहीं है ना, सिमेट्रिक ही फेस बनता है, बट व्हाट वी नीड टू लर्न इज इस टाइप की डेरिवेशन कि अगर एक सिलेंड्रिकल सरफेस है उस पे हम सरफेस टेंशन की फोर्स और प्रेशर फोर्स को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें जो आंसर आया है 2S/R आया, कंपेयर टू स्फेरिकल में क्या आया था 4S/R आया था, है ना। जो आगे समझिए, तो इस तरह से करोगे तो कुछ अलग आ जाता है ना, यही 4S/R होगा। ठीक है, तो इग्नोर दिस, नॉट नीडेड, क्लियर ऑल, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। क्या ये गलत वाला भी,
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि बस हमें सीखना वो कंसेप्ट था कि अगर उस तरह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो तो वो कितना है। बेसिकली तो व्हाट इट मींस इज कि इस केस में प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना। कर्व्ड सरफेस पे अलग प्रेशर लगेगा और साइड वाली सरफेस पे अलग प्रेशर लगेगा। क्लियर बच्चों? चलो ठीक है, दैट्स इट। इसमें बच्चों आप अब एक्सरसाइज कर सकते हो 01 में, देखना कौन सी। दो कर सकते हो वर्कर, जे भी तो कर सकते हो। नहीं देखो ना, ये कौन सी है? 3 है। दूसरी दिखाना, 01 दिखाना। चलो आई पार्ट कर लेना। ठीक है, एक ग्रेविटेशन एक्सरसाइज शो, राइट। चलो ओके बच्चों।